गाइस, वेलकम टू एकेडमी। तो आज आप आए फिर से एक बार मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है ये। तो आज इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इसमें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लाइमैन एंड बाल्मर सीरीज पढ़ेंगे और भी आगे कई टॉपिक पढ़ेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करें इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पे एक हमारा कंटेनर है, उसमें नीचे से हम हीट कर रहे हैं। इस कंटेनर में हमारी गैस है कोई, ठीक है। उसमें से हमने रेज पास कराई हमने, ठीक है। तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर रेज ही निकलती हैं, उसे कहते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब वो रेज कैसे कैसे निकलती हैं, क्या क्या चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एक लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहते हैं। इसी से हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, वो भी इसी तरह का, वो भी सेम चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। स्पेक्ट्रम को आपको पता हो कि रेज निकलती है, तो उसमें से कुछ ही रेज होती है जैसे हम देख पाते हैं। जैसे विब की, और आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि प्रिज्म से निकल के इतनी रेज कलर निकलते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कलर ही आ पाते हैं। इस पर्टिकुलर रेज भी यहाँ पे कुछ ही रेज आ पाती हैं कुछ कलर की। तो बाकी कहाँ जाती हैं, कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारा एटम है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ हमारा न्यूक्लियस है। बाकी हमारी शेलोन की एनर्जी वाले मैंने लिख दिया -13.6, -3.4, -1.51। तो जब हम हीट कर रहे हैं तो जो हमारा गैस का पार्टिकल है, जो हमारा गैस का एटम है, गैस के एटम के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे चला जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब उसको अपनी पहले वाले एनर्जी लेवल में आना है। तो जो उसने एनर्जी ली थी लोअर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, तो उसे अपनी पहले वाले लेवल में आने की, कोई भी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे था वो वहीं पे स्टेबल रह सकता है अपनी स्टेज पे। अब उसे अपने पहले वाली स्टेज पे आना है, तो वो क्या करेगा, वो जो एनर्जी उसने ली थी वो उसे एमिट करेगा, या तो रेडिएशन की फॉर्म में, या वेवलेंथ की फॉर्म में, या फिर लाइट की फॉर्म में उसे निकालेगा। तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। उन्हें कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ये एनर्जी निकालेगा किसी रेडिएशन की फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। क्योंकि जब इसने एनर्जी ली, ये चला गया लोवेस्ट एनर्जी लेवल में। जब पर जिसे यहाँ से यहाँ लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आ गया, पर जब इसे अपने असली वाले लेवल में जाना है तो इसे एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, तभी ये आ पाएगा अपने असली वाले लेवल में। सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। एक हाइड्रोजन का एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो जंप करता है N2 सेल नंबर से N1। तो हमसे कहा है कि फाइंड द एनर्जी, हमें एनर्जी एंड वेवलेंथ फाइंड करनी है जो उसने एमिट करी। जब वो अपनी पहले वाली शेल पाया तो जो उसने एनर्जी एमिट करी वो हमें बतानी है, ठीक है। तो हमारे ENR का फॉर्मूला क्या था, -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसमें हमने रखा है, हमने निकाली डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स कितना है, तो हमने E2 - E1 कर दिया। हमारा डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, Hc/λ, और H का आपको ये वैल्यू पता होगी 6.636 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, उस तरीके को मैं आपको बताऊं। हमारे पास क्या तरीका है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जंप्स N2 से N1 की तरफ, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है। तो इसमें डेल्टा E मतलब N2 - N1 क्या आ रहा है, आपने E का फॉर्मूला यहाँ पढ़ लिया Hc/λ, तो हमने यहाँ पे रख दिया Hc/λ। यहाँ पे हमने दोनों के रखे फॉर्मूले 13.6 वाले, जो दोनों के फॉर्मूले थे सेम टू सेम, पर यहाँ पे N की वैल्यू चेंज है, बाकी सब सेम है। तो बाकी सब कॉमन ले लिया हमने। Hc को यहाँ भेज दिया, इसके नीचे उतार के यहाँ पे क्या बचा 1/λ = 13.6 Z² Hc। अंदर ब्रैकेट में बचा 1/N1² - 1/N2², ठीक है। और हमें जो हमने यहाँ पे R लिखा है 13.6/Hc = होता है R, एक नया कांस्टेंट है। R क्या है, राइट्सबर्ग कांस्टेंट ये हमारा राइट्सबर्ग कांस्टेंट। R की वैल्यू है 1.09 × 10⁻⁷ मीटर, और R की वैल्यू है 13.6/Hc। इन सबकी वैल्यू पुट करके हमारा है कांस्टेंट। पर अभी हम R की वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 1/λ नहीं, हमें सिर्फ लैम्डा चाहिए, हमें सिर्फ वेवलेंथ चाहिए, 1/λ नहीं चाहिए। तो अब हम इसको पहले उल्टा करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तब जाके हम R की वैल्यू डालेंगे, ठीक है गाइस। अब इसके आगे देखते हैं 1/λ क्या आ रहा है, RZ² ब्रैकेट में हमारा है 1/N1² - N2²। यहाँ तक आपने पहले देख लिया था। तो यहाँ पे हमारा N1 क्या है, 1 है, N2 क्या है हमारा 2 है, क्योंकि 2 से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो N2 है 2, N1 है 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पे हमने रखी वैल्यू। Z भी हमारा 1 है। Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमारा एटम कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, 1। तो यहाँ Z की जगह भी 1 रख दिया, यहाँ पे N1 की जगह रखा 1, उसका स्क्वायर करा 1 आ रहा है, तो 1/1 - 1/4, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे R क्या आ रहा है, R × 3/4 = 1/λ। और आपको मैंने इसलिए पहले वैल्यू नहीं रखी थी, क्योंकि 1/R की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम।
ये ज़्यादा इजी होता है रखना उसके मुकाबले जो हमने पहले देखी थी वैल्यू। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हर बार ये 1/r में आए, तो हमने 1/r में करके ये 911 एंगस्ट्रॉम था, पर अप्रोक्सीमेटली आप 912-13 आसपास ले जा सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 912 एंगस्ट्रॉम हमने रख दिया आर की वैल्यू, तो हमारा वेवलेंथ लैम्डा क्या आ गई 1216 एंगस्ट्रॉम, ये आ गई हमारी वेवलेंथ। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से खत्म कर। तो देखिए हमारी लाइमन सीरीज, ये आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ। जो सबसे नीचे लाइन है ये हमारा शेल नंबर 1 है, जिसको कहते हैं हम के शेल, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी सेल है N2 जिसको हम कहते हैं L, जिसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी सेल है 3 जिसको कहते हैं M, जिसकी एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ है हमारी N वाली, जिसकी एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके ऊपर हम इन्फिनिटी तक जाते रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारी पहली देखिए, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन सबसे पहले था अपने एटम के बिल्कुल पास वाली, उसमें यहाँ पे जो सबसे पहले था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये है आपकी E1 सेल, E1 वाली, ये है आपकी E2, ये है आपकी E3, ठीक है। E4 मैंने बनाई है। तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन था इस सेल में E1 वाली में, तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया E2 में, ठीक है। फिर आपने इलेक्ट्रॉन को अपनी स्टेबल कंडीशन में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन गया E2 से E1 की तरफ। तो E2 से E1 की तरफ जब पहला इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद आप उसे और एनर्जी देते हैं, जब वो फिर E1 से E3 की तरफ जाता है, फिर जब वो E3 से E1 की तरफ आता है, उसे अपनी स्टेबल कंडीशन में पहुंचना है। तो जब वो E2 से E1 आता है, पहले E2 से E1 आता है, फिर E3 से E1 आता है, फिर E4 से E1 आता है, फिर इन्फिनिटी से अपनी पहली वाली शेल पे आता है। तब जब ऐसी चीज होती है उसे कहते हैं लाइमर सीरीज। मैं आपको बताने वाला हूँ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, जो हमने पहले पाया था लाइमर सीरीज में 2 से 1 की तरफ आती है, बाल्मर सीरीज में पहले 3 से 2 की तरफ आती है, फिर 4 से 2 की तरफ आती है, फिर इन्फिनिटी से 2 की तरफ आती है। ये होती है हमारी बाल्मर सीरीज। इसमें हमारी जो है वेवलेंथ वो 3 से पहले 2 की तरफ आती है। उसमें क्या होता था, उसमें 2 से 1 की तरफ आती थी, इसमें 3 से 2 की तरफ जाती है। बाकी इसमें मैंने सारी सीरीज बना दी है जो 2 से 1 की तरफ आती है, इससे पहले फिर आती जाती है लाइन बाई लाइन, उसे कहते हैं लाइमन सीरीज। जो सीधा 2 से 1 की तरफ शुरू होती है, जो 3 से 2 की तरफ शुरू होती है, फिर ऊपर से इन्फिनिटी तक 2 पे ही आगे रुकती है, वो होती है बाल्मर सीरीज। जो 4 से 3 की तरफ शुरू होती है वो होती है पास्टर सीरीज। उसके बाद जो 6 से 5 की तरफ आती रहती है उसे कहते हैं हम फंड सीरीज, ठीक है। और जो 7 से 6 की तरफ आती है उसे कहते हैं हंड फेरी सीरीज। तो अभी तक हम यही बता पाए हैं, यही हमारे सिलेबस में है, आपको इनकी याद रखनी है। अब मैं इनकी वेवलेंथ के बारे में आपको बता देता हूं। लाइमन, बाल्मर और पास्टर सीरीज होती है, वो आती है हमारी शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में, मतलब वो विजिबल होती है हमें अच्छे से। और जो फंड अच्छे से नहीं, मतलब कुछ कुछ में विजिबल होते हैं, रेड तो पूरा विजिबल होता है। और फंड एंड हंड फेरी जो होते हैं रीजन, उनमें आती है लॉन्ग इंफ्रारेड, मतलब इन्हें हम विजिबल नहीं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ये हमारी लाइमन और बाल्मर सीरीज में उनकी एंगस्ट्रॉम में उनकी कितनी वेवलेंथ होती है। लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ होती है वो 911 एंगस्ट्रॉम से लेके 3600 एंगस्ट्रॉम तक देख सकते हैं उसमें हम। और बाल्मर सीरीज में 3664 एंगस्ट्रॉम से, मतलब 3644 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6552 एंगस्ट्रॉम तक हम बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ होती है। हम ये 2 ही ऐसी सीरीज हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनके कलर हम विजिबल कर पाते हैं, वो ऐसी 2 ही सीरीज हैं। क्योंकि हमारा जो विब ग्योर है, जिसका इन 8 कलर को ही देख सकते हैं, इनसे मिला के बाकी कलर मिलते हैं, उनकी वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो हमने नहीं देख सकते हैं। इतने के अंदर ही अगर हमारी वेवलेंथ लाई करेगी किसी की भी तो उन्हें देख सकते हैं। तो इतने के अंदर तो ये 2 ही सीरीज की वेवलेंथ जो है वो लाई करती है, बाकी की जो वेवलेंथ है वो हाई चली जाती है। इसलिए हमें इसके अलावा और कोई भी सीरीज के जो कलर्स होते हैं, रेस होती हैं, वो विजिबल नहीं होती है। एडिशन ऑफ सीरीज का मतलब क्या है, उसे कितने स्टेप लेने पड़े। देखिए पहला स्टेप तो ये है कि N2 से N1 पे आया। दूसरा स्टेप क्या था, N3 से N1 पे आया। तो इस चीज को समझने का मतलब ये है, N3 से N1 पे कब आया होगा, जब पहले N3 से N2 पे आया होगा, फिर N2 से N1 पे आया है, जब भी तो वो N3 से N1 पे आया, क्योंकि एकदम तो नहीं जा सकते, मैंने आपको पहले बताया। तो पहले वो पहली सेल पार करते हैं, फिर वो दूसरी सेल पार करते हैं। तो पहले वो N3 से पहले N2 पे आया था, फिर N2 से N1 पे आया, लेकिन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि N3 से सीधा N1 पे आया। वो सीधा नहीं आया, वो बीच में रुक रुक के आया। इसी तरह से N4 से N3 पे जब आया, पहली बात तो N3 पर रुका होगा, N4 से जब आया था, और 3 से फिर जब दोबारा 2 पर रुका होगा, फिर जाके N4 से N4 पे कहते हैं कि N4 से N5 पे आया। तो ये जितने हमने स्टेप लगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ट्रांजिशन ऑफ सीरीज N4 से लेके N4 टू N1 से लेके हमारी ट्रांजिशन ऑफ सीरीज कितनी आ गई, ट्रांजिशन ऑफ सीरीज आ गई हमारी 6, क्योंकि हमारे 6 स्टेप लगे। इससे इसमें 1, इससे इसमें 2, 3 से लेके 1 में, और 4 से लेके 1 में हमारे लगे 3। लेकिन हम इस तरह से काउंट कितने के कर सकते हैं, अगर हमारे बहुत ज्यादा दे दी, हमें वेवलेंथ की बहुत ज्यादा आ रही है, 8 10 से आ रही है, तो हमें तक उन्हें कट करते करते बहुत दिक्कत लगेगी। इसलिए हम इसका एक फॉर्मूला भी होता है ट्रांजिशन ऑफ सीरीज का,
वो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ और उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया कि 4 से 1 की तरफ आ रहा है, तो n2 हो गया 4, n1 हो गया 1। तो ये फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इससे हमने वैल्यू रखी सारी, तो हमारे इसमें भी नंबर ऑफ ट्रांजिशन 6, नंबर ऑफ ट्रांजिशन और सीरीज 6 ही आ रही है, जैसे हमने उसमें कैलकुलेट करा था। पर बड़े नंबर के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, जो यूवी रेज होती हैं, जो वेवलेंथ होती हैं, ये सभी मिलकर बनी होती हैं एक एनर्जी से। एनर्जी होती है क्वांटम फोटॉन्स। फोटॉन्स होते हैं लाइट के पार्टिकल्स, उन सभी की एनर्जी से मिलकर बने होते हैं वेवलेंथ यूवी रेज। बाकी सब लाइट्स होती हैं। लाइट का जो पार्टिकल होता है उसे कहते हैं फोटोन। तो उन सारे छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी होती है वेवलेंथ वगैरह। तो इसमें ई का फॉर्मूला इन्होंने देता है एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर फोटोन। एक पर्टिकुलर फोटोन की इन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था एच एफ। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी रेज, जो भी आपको दिया हो फ्रीक्वेंसी है उस। ये हमारी एक वेव है, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा और इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ और इसकी वेलोसिटी है वी। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v है वेलोसिटी ऑफ वेव, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या बताया था, e इक्वल्स टू एच एफ भी हो सकता है और एच सी बाई लैम्डा तो मैं पहले से बताया। ई का ये एक्सप्रेशन दोनों तरफ से इन्होंने बताया था मैक्स प्लैंक कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमें ये चीज पता चली थी और ये इन्होंने ही निकाला था ये प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये जो निकाला था प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी निकाला मैक्स प्लैंक इन्हीं के नाम पे रखा गया है प्लैंक्स कांस्टेंट। अपना फॉर्मूले में दिखाने के लिए इन्होंने ई इक्वल्स टू एच एफ, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट की इन्होंने वैल्यू बताई है 6.636 10⁻34 जूल सेकंड। ये होगा हमारी मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। हाइपोथेसिस में क्या होता है, आप सभी को पता है कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी शो करती है, पार्टिकल की तरह भी शो करती है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या कहा, हाइपोथेसिस मतलब एक सुझाव होता है। हाइपोथेसिस का मतलब इन्होंने क्या कहा, जब लाइट कर सकती है तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी वेव में शो कर, इस इलेक्ट्रॉन भी दो नेचर शो करेगा, वेव और पार्टिकल का। ठीक है, क्योंकि उसका मास भी कम होता है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है लाइट के स्पीड के आसपास। उसकी मतलब यहाँ पर 10⁻6 10⁻8 होता है, उसी के आसपास होती है, मतलब इसकी भी कम तो होती नहीं है। देखो 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, इसकी भी वेलोसिटी कम नहीं होती है। तो ये भी हमारा वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर शो कर सकता है लाइट की तरह। ठीक है, तो उन्होंने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला दिया लैम्डा ई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एच अपॉन एमवी। एमवी क्या होता है, एमवी क्या होता है मोमेंटम। तो हमें इन्होंने कहा कि वेवलेंथ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा एच अपॉन उसका मोमेंटम। ठीक है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, अब उसके बाद इनके दिमाग में क्या चीज आएगी, कोई भी चीज हो, इलेक्ट्रॉन ही क्यों, सब चीज एटम से मिलकर बनी होती है, कोई भी चीज हो, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैविंग ड्वेल नेचर। उन्होंने कह दिया कि कोई भी पार्टिकल हो मोशन कर रहा हो, वो ड्वेल नेचर शो कर सकता है। तब मैंने इसको समझाने के लिए इन्होंने क्या मैंने आपसे क्या बताया, इस चीज को समझाने के लिए हमने 100 ग्राम की क्रिकेट बॉल ले ली, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो हमें सबका बताया, हमने वैल्यू रखी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन वी। ये फॉर्मूला है, इससे किसी की भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की। तो हमने बॉल की निकाली, तो बॉल की वेवलेंथ आ रही है 3.1313 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉम। मतलब आप करें तो 3.313 10⁻34 मीटर, वो बहुत ज्यादा कम है। लैम्डा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है। तो वेवलेंथ क्या होती है, किसी भी चीज को देखने के लिए, अब हमें जब उसकी वेव नेचर दिखाई ही नहीं देगा, जब उसकी वेवलेंथ इतनी कम है तो उसका हमें वेव नेचर दिखाई नहीं देगा, पर उसका वेव नेचर एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज कही थी हमारे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो करेगा, पर वो वेव नेचर की उसकी वेवलेंथ इतनी कम होगी कि वो हमें ऑब्जर्व या हमें महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। पहले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें निकालनी है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है एच अपॉन एमवी। तो हमें निकालना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो हमने सारे की वैल्यू पुट करके निकाल दिया। हमने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है 3.2 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे बॉल की वेवलेंथ से तो काफी ज्यादा है, तो हमें बॉल की वेवलेंथ से तो काफी कम है, तो हमें दिखाई ये मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को। तो इसने डी ब्रोगली की पूरी हाइपोथेसिस में आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल हैविंग ड्वेल नेचर। कोई भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है वो ड्यूअल नेचर शो करेगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो फिर आप देख सकते हैं उसे बड़ी सही से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, किसी की भी वेवलेंथ निकालने के लिए एच अपॉन पी। पी क्या है, मोमेंटम है, और पी के इसने हमने पी को दूसरी साइड भेज दिया, तो क्या फॉर्मूला बन गया, पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें हाफ एम वी स्क्वायर में से हमने एम वी एक साइड ले लिया, बी एक साइड ले लिया, तो हमने क्या रखा हाफ पी वी। ठीक है, तो यहाँ से हमने पी इंटू एम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला निकल सकता है काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इंटू एम, यहाँ पे निकाल दिया इसका अंडर रूट। तो पी का एक नया फॉर्मूला बन के आ गया, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2 है। लैम्डा के फॉर्मूला में लिख सकते हैं एच अपॉन पी का फॉर्मूला क्या हो गया 2 के ई काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। ठीक, लैम्डा का नया फॉर्मूला देख लीजिए उसी के ऊपर। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस 44%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिए। लैम्डा का फॉर्मूला आपका क्या है एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के ई। के ई क्या है काइनेटिक एनर्जी, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी आपने मान ली स्टार्टिंग में हमारी 100 है, उसके बाद हमारी 44% बढ़ गई तो हमारी होगी 144। ठीक है, तो लैम्डा इनिशियल क्या आ गया एच अपॉन अंडर रूट 2 एम 100 और लैम्डा फाइनल क्या आ गया एच अपॉन अंडर रूट 2 एम 144। ठीक है, और लैम्डा हमें चेंज इन लैम्डा निकालना, चेंज इन वेवलेंथ निकाली, तो लैम्डा इनिशियल माइनस लैम्डा फाइनल। ठीक है, लैम्डा इनिशियल माइनस लैम्डा फाइनल, तो लैम्डा इनिशियल माइनस लैम्डा फाइनल कर दिया, तो एच बाय अंडर रूट 2 एम तो कॉमन था वो निकल गया। यहाँ से 100 और 144 का हमने स्क्वायर रूट हटा के 1/10 माइनस 1/12 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सोल्व करके आ गया 1/60। तो आपको निकालते कैसे परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, जो हमारा ओरिजिनल होता है वो नीचे रखते हैं, जो चेंज हो गया चेंज होता है उसमें वो से ऊपर रखते हैं इंटू 100। तो चेंज इन वेवलेंथ अपॉन इनिशियल वेवलेंथ इंटू 100 कर दिया हमने। इनिशियल वेवलेंथ पे आ गया एच अपॉन अंडर रूट 2 एम इंटू 1/10। 1/10 क्यों आया क्योंकि यहाँ से 100 जो है अंडर रूट से 10 की फॉर्म में बाहर निकल गया। और हमारा चेंज क्या था एच अपॉन अंडर रूट 2 एम 1/60, तो इससे 6 कट गया, 100 ऊपर था तो 100/6। तो हमारा क्या आ गया चेंज इन वेवलेंथ इन परसेंटेज 16.6% जो है हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एक इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन एक कर लिया है। अब हम देख लेते हैं हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम पढ़ने वाले हैं हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है इफ अ पार्टिकल शोज वेव नेचर, अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है देन एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट और उसी एक टाइम पे ही पोजीशन और मोमेंटम दोनों को बिल्कुल सही एक एग्जैक्ट, जैसे एक सेकंड में ही आप बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट एक टाइम पे नहीं बता सकते हैं, वो पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। वो बता पाना इम्पॉसिबल है कि एक एग्जैक्ट टाइम पे उस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम क्या है वो बिल्कुल आप सही एकदम नहीं बता सकते हैं किसी भी पार्टिकल की, अगर वो वेव नेचर शो करता है। एरर इन, अगर जो हम एरर करेंगे उसे निकालने में, जब एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता कुछ ना कुछ एरर होगा। जब हम मोमेंटम को निकालने में एरर करेंगे वो है हमारा डेल्टा पी, और जब हम पोजीशन को निकालने में कभी एरर करेंगे वो होगा हमारा डेल्टा एक्स। इन दोनों में से अगर हम एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट निकालेंगे तो दूसरी में एरर होना पक्का ही पक्का है। तो हमने दोनों तरफ एरर लेके चला है, तो अब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ये दिया था हमारे हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दी थी इन्होंने इक्वेशन। ठीक है, वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमारा मिनिमम किस केस में होगा, कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स जो इनका प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए एच अपॉन 4 पाई से। यही है हमारा हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मोमेंटम का एरर है और जो हमारा पोजीशन एरर है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के लिए अगर हमारा पी एक्यूरेट है, मतलब हमने मोमेंटम एकदम बिल्कुल सही निकाला है, उसकी वेलोसिटी एक्यूरेट है, उसका मास एक्यूरेट है, तो हमारा डेल्टा पी तो हो गया 0, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। जब उसका मास एक्यूरेट है, उसकी वेलोसिटी एक्यूरेट है उसका, तो फिर पी जो उसका मोमेंटम है वो भी एक्यूरेट होगा, तो उसमें एरर तो होने की चांसेस नहीं है उस टाइम पे। तो डेल्टा पी इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अगर हमारा डेल्टा पी 0 हो गया तो इसकी हैंसबर्ग की इक्वेशन में रख के देखिए डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी जो है हमने एच अपॉन 4 का एक साथ नीचे भेज दिया, तो एच अपॉन 0 यहाँ पे डेल्टा पी की जगह हमने अगर 0 रखा तो 1/0 किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज के अपॉन में 0 आता हो तो वो क्या चला जाता है इन्फिनिटी को चला जाता है। तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हमारी एक चीज का एरर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एक चीज हमने एक्यूरेट निकाल ली तो दूसरी में तो एरर आना ही पक्का है। तो ये सब थी हमारी बात हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है इफ एन एरर ऑफ पोजीशन में एरर है हमारा 1.1 एंगस्ट्रॉम, तो हमें फाइंड करना है डेल्टा पी, हमें फाइंड करना है एरर इन मोमेंटम क्या होगा। तो ठीक है, तो डेल्टा पी इज, हमने डेल्टा एक्स जो है नीचे भेजते हैं, सीधा प्रोडक्ट में होता था नीचे भेज दिया, वहां पे इन सबकी वैल्यू रख के कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो एरर इन मोमेंटम है डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻24, ये आ रहा है हमारा डेल्टा पी। ठीक है गाइस, तो इस बात को याद रखना कि किस तरह से निकालते हैं, नीचे भेज देते हैं, फिर कैलकुलेशन की बाकी रह जाती है। फॉर्मूला बड़ा इजी है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स
ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर हमारा एरर इन मोमेंटम और एरर इन पोजीशन जो है वो सेम हो जाए तो हमें ये बताओ कि एरर इन मोमेंटम कितना है। तो इन दोनों को हमने सेम रख दिया है, तो इसका फिर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हट के उधर साइड अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एरर इन मोमेंटम है वो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट h/4 पाई। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एरर इन पोजीशन और एरर इन मोमेंटम है वो सेम होगा। इसी तरह से हमारा एरर इन पोजीशन भी सेम ही होगा, अंडर रूट h/4 पाई। तो आपने कर लिए हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर 2 क्वेश्चन। अब हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। देखिए ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल क्या है। सबसे पहला है वैलिड ओनली फॉर सिंपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक H एटम। हाइड्रोजन जैसे एटम पे ही वैलिड होता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उनमें से एक हटा दे तो क्या बन जाएगा He+। वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर हम कितनी एनर्जी देके हटा दे तो वो भी हमारे इसके बोहर के मॉडल को फॉलो करेगा। दूसरा क्या है, बोहर कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल। बोहर ने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक मूविंग पार्टिकल की तरह समझा। ठीक है, उसको ये समझा कि ये बस सिर्फ मूव करता है, कोई पार्टिकल है, बोहर ने उसको सिर्फ पार्टिकल समझा। तीसरा क्या है, बोहर मेजर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर ने क्या करा, या एक तो पोजीशन बता दी, RNH मतलब उसकी पोजीशन बता दी, रेडियस बता दी कि इससे इतनी दूर पोजीशन बता दी उसकी। ठीक है, और VNH मतलब उसने उसकी उसी टाइम पे, अगर हम यहाँ पे दोनों की सेम निकालें कि यहाँ पे भी बन रखे यहाँ पे भी बन रखे, एक ही शेल के लिए निकाले, उसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी भी बता दी। तो पर हमने अभी हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या पढ़ा, एक टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते। अब आप कहेंगे मोमेंटम कहाँ से आ गया, जब उसने वेलोसिटी बता दी इलेक्ट्रॉन की, हमें मास पता है, तो उसी टाइम पे मोमेंटम नहीं निकाल सकते, उसी टाइम पे हम पोजीशन नहीं निकाल सकते। पर ये तो दोनों हमारी गलत हो जाएगी, में से फिर हमारी एक चीज गलत होगी। तो बोहर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं समझा पाया था, उसने एक साथ दोनों चीजें बता दी थी, वेलोसिटी भी और रेडियस दोनों कैसे निकालेंगे उसने बता दी थी, पर उसको ये नहीं पता था कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आने वाला है, कि दोनों चीजें एक साथ नहीं पॉसिबल हो सकती है। फोर्थ क्या था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, ये मैंने आपको बताया, उसको बोहर जो है वो अपने मॉडल में, एटम के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो गाइस इसी के साथ आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।